हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम यू ऑन लर्निंग टू ए टू जेड। तो आज का हमारा पॉइंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम एचजीपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बायोलॉजी के आज तक की हिस्ट्री में सबसे लंबा प्रोजेक्ट है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, यानी कि हमें इससे तो पता है कि हमारी बॉडी में क्या मतलब क्या क्या है, क्या हमारे मोलिक्यूल्स है, कैसे आरएनए बनता है, कैसे डीएनए बनता है, कैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो उन सब सीक्वेंस पे हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो उन सब को आइडेंटिफाई करना ही हमें सबसे पहले लगा कि हम कम से कम ये आइडेंटिफाई करें तो हमारी बॉडी में क्या है, कैसे बन रहा है, या फिर क्रोमोसोम्स जितने भी हैं, किस क्रोमोसोम के पास कौन सी इंफॉर्मेशन है, या फिर कौन सा क्रोमोसोम अगर अपनी मतलब म्यूटेशन क्रिएट करता है तो उससे क्या हो सकता है, या फिर कौन सा सीक्वेंस मिस हो रहा है। इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया गया था। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 1990 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था और ये कब खत्म हुआ, 2003, यानी कि 13 साल तक ये प्रोजेक्ट चलता रहा। इसीलिए इसे बायोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे लंबा प्रोजेक्ट बोला जाता है। क्या था ये, ह्यूमन के ऊपर किया गया था, पर कुछ साथ साथ ड्रोसोफिला यानी फ्रूट फ्लाई, राइस और क्या ये बैक्टीरिया और यीस्ट, इन पर भी साथ साथ ये हुआ था कि ह्यूमन के साथ साथ जिन पर हम अदर एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका भी डीएनए सीक्वेंस या फिर जीनोम हमें पता लगता रहे। ठीक है, तो कुल कितना कॉस्ट कितने आई थी इस पे, 9 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, कितनी आई थी यूएस डॉलर। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ी अमाउंट होती है यूएस डॉलर में 9 बिलियन। तो 13 साल तक ये प्रोग्राम रन हुआ। 1992 होकर 2003 में खत्म हुआ। किसके द्वारा ये कंट्रोल किया गया था, कोऑर्डिनेट किसने किया था, ये किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि, और सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो अमेरिका में यूएसए का ये दो डिपार्टमेंट थे जिन्होंने मिलकर इस जीनोम प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था इसका। और साथ ही साथ कुछ पार्टनर कंट्री भी थी। तो कौन सी है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, चाइना, जर्मनी और भी कई कंट्री थी, फिर इनका मेजर रोल था। तो बात आती है कि हमने किया क्यों, क्या रीजन पड़ा कि हमें एचजीपी की यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी। तो इसका मेन था, सबसे पहले आइडेंटिफाई ऑल जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, यानी कि हमें ये तो पता है कि हमारी बॉडी में डीएनए से जीन्स फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए का कहलाता है जीन। तो पूरे का पूरे डीएनए में हमें इतना जरूर पता था कि 20,000 से 25,000 के बीच में जीन है, पर यह नहीं पता कौन सा जीन कहां पर है। ठीक है, और टोटल कितने हैं, तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना था। इसलिए सेकंड, डिटरमाइन द सीक्वेंस, पूरा का पूरा सीक्वेंस, यानी कि ए टी सी जी 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 ए, मतलब जो भी सीक्वेंस चल रहा है वो प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। ठीक है, कितना कोडेड है, कितना नॉन कोडेड है, ठीक है, या फिर कितना रेप्लिकेटेड है, कितना डुप्लीकेटेड है, कितना रिपीटेटेड है। ठीक है, यानी कि हमने पूरा कोडेड सीक्वेंस को क्या करना था, डिटरमाइन करना था। फिर स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द डाटाबेस। डाटाबेस क्या होता है, यानी कि हमारे कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर तो आ चुके हैं, वो हमारा काम आसान करते हैं। किसी के साथ सीक्वेंस को मैच करना है, कॉम्प्लीमेंट्री करना है, तो कैसे करेंगे, कंप्यूटर करेगा। अब कंप्यूटर तभी करेगा जब हमारे पास बिल्कुल एक प्योर इन्फॉर्मेशन हो डीएनए की। ठीक है, कहां कौन सा सीक्वेंस कहां है, कहां ए है, कहां टी है, इस तरीके से। तो इसलिए हमने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करना था, डीएनए में स्टोर, उसमें डाटाबेस में स्टोर करना था। इसलिए भी जीनोम की हमें जरूरत पड़ी। फिर उसके बाद है इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालाइज, यानी कि अब उसके बाद क्या करते हैं, हमें ऐसा पता लगता है कौन सा सीक्वेंस कहां है। अगर हम ये पता कर लेते तो क्या होता, हम अपने टूल्स को इंप्रूव कर सकते। टूल का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पीसी, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इतनी बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन नॉर्मल कंप्यूटर में तो होती नहीं होंगी। सुपर कंप्यूटर वगैरह डेवलप किए गए इसके लिए, ताकि भाई हम अपने टूल्स को क्या करें, एनालाइज करना क्या होता है, मैच करके फर्दर से डिसाइड करना है कि किसके साथ कौन मैच हो रहा है, मतलब होता है एनालाइज करना। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू द अदर सेक्टर्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर भी हैं जो कि हमारी बॉडी पर अलग अलग रिसर्च कर रहे होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में है या फिर अदर फर्दर कई लैब हैं। तो अगर उनके पास हमारी बॉडी का प्रॉपर सीक्वेंस पता हो तो वो बहुत सारी चीजों में, जैसे मेडिसिन में या फिर अदर इंडस्ट्री है, वो अपनी चीजों में, अपनी डिस्कवरी में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली क्या थे हमारे पास, इसके रीजन था, यानी कि हमें क्यों करना पड़ा एचजीपी यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है रिजल्ट, यानी कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से मिला क्या, ऐसा क्या पता लगा। तो हमें पता लगा हमारा टोटल सीक्वेंस, कि हमारा कुल कितने, हमारे जो जीनोम में कितने बेस पेयर हैं, वो है 3 × 10⁹9। ठीक है, यानी कि नियरली 3 बिलियन के करीब हमारी बॉडी में क्या मिले, हमारे बेस पेयर मिले। ठीक है, ये फिर जैसे बताया था हमें कुल कॉस्ट कितनी थी, 9 बिलियन यूएस डॉलर थी। तो क्या पता लगा कि इसका मतलब कि एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने में नियरली कितने
$3 यानी कि $210 करीब। इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन है कि एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने में करीबन $210 लगे इंडियन रुपीज, और $3 कितने थे? $3 ऑन वन बेस पेयर। ठीक है, और फिर पता लगा कि अगर हम ये सारे का सारा सीक्वेंस इतना बड़ा है कि इस सीक्वेंस को अगर हम किसी भी एक बुक पर अगर लिखने बैठ जाएं कि हर एक बुक लें और बुक पर लिखे क्या सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम का, तो क्या कंडीशन हमारे पास कि अगर एक पेज पर 1000 लेटर लिखे जाएं, यानी कि 1000 मतलब न्यूक्लियोटाइड लिखे जाएं, और ऐसी बुक जिसके पास ऐसे 1000 पेज हो, ध्यान सुनना, एक बुक जिसके 1000 पेज हो, हर पेज पर 1000 न्यूक्लियोटाइड लिखे हो या फिर बेस पेयर लिखे हो, तो ऐसी हमारे पास 3300 यानी 3300 हमारे पास क्या लगती ऐसी बुक की जरूरत पड़ती है हमारे को। ठीक है, देखो मतलब कितना बड़ा सीक्वेंस है। एक पेज पर अगर 1000 लेटर हो और ऐसे 1000 पेज से एक बुक बनती हो, तो 3300 बुक हमें लगेंगी सारा सीक्वेंस लिखने में। अब बात है कि हमने किया कैसे ये जो हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसको कैसे हमने किया। तो मेनली हमारे पास दो मेथड थे, दो मेथड से हम कर सकते थे। तो फर्स्ट हमारे पास मेथड क्या है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, यानी कि EST। यानी कि सबसे पहले क्या किया कि हमें पूरे के पूरे सीक्वेंस से, डीएनए सीक्वेंस से हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है? वो सारे के सारे जीन आइडेंटिफाई करने थे जो किसको कोड कर रहे हैं, आगे आरएनए फॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक फंक्शनल ऑफ जीन है, जो फंक्शनल सेट ऑफ डीएनए है, वही फिर क्या करेगा आगे एमआरएनए बनाएगा, फिर वही प्रोटीन बनाएगा, और फिर उसका फंक्शन मतलब कि आगे काम आएगा। तो ऐसे कौन से जीन हैं जो कि ऐसे ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, फिर आरएनए बना रहे हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। और फिर क्या है? सीक्वेंस एनोटेशन, यानी कि फिर हमें वो सारा का सारा डीएनए का सीक्वेंस हमें निकालना है या फिर पता लगाना है, जो कोड भी कर रहा है और नॉन कोड भी, यानी कि जो आगे आइडेंटिफाई भी कर रहा है, जीन फॉर्मेशन भी हो रहा है और जीन फॉर्मेशन नहीं भी हो रहा है, क्योंकि सारा का बहुत बड़ा था और सारे के सारा इतने बड़े बेस पेयर, इतना बड़ा संख्या में जो बेस पेयर है, क्या सारा का सारा जीनोम को या फिर जीन को नहीं कोड कर रहा। तो बहुत सारा इसमें मामला किसका था? वो नॉन कोडॉन भी था, नॉन सिक्वेंसिंग भी था। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना था? हमें पता लगाना है कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस, दोनों को ही पता लगाना था। तो किया कैसे? तो सबसे पहले अब ह्यूमन सेल था, हमारी सेल है, हमारी सेल से क्या ये मेथड है। सबसे पहले आइसोलेशन, मतलब ये क्या लिया? सबसे पहले हमने सेल लेके उसका क्या ले लिया, उसका किस्म से क्रोमोसोम लिए। उसके बाद उस डीएनए सीक्वेंस जो, यानी कि डीएनए सीक्वेंस को आइसोलेट कर लिया सेल से, उसके बाद उसके फ्रेगमेंट कर दिए, टुकड़े कर दिए। ये अगर डीएनए था, टुकड़े कर दिए इसके, ऐसे अलग अलग टुकड़े कर दिए। उसे क्या कर दिया? क्लोनिंग कर दी उसकी, यानी कि वो इंजेक्ट कर दिया किसमें? किसी भी होस्ट सेल पे। अब यहाँ पर होस्ट क्या होगा? यहाँ पर यक और बैक दिए गए हैं एनसीईआरटी में। यक मतलब YAC, यक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और एक क्या है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इनके अंदर क्या कर दिए? होस्ट कर दिए। फिर क्या होगा? ये जो सेल होस्ट सेल है, क्या करेंगे? उसके अंदर जाके ये अपने आप को क्लोन करेंगे, अपनी पावर को बढ़ाएंगे, या फिर अपनी मतलब की साइज को इंप्रूव कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सेग्रीगेट कर लेंगे, दोबारा से बाहर निकाल लेंगे जो हमने इंसर्ट किया था। फिर क्या करेंगे? PCR रन कराएंगे उस मटेरियल को लेके, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उससे क्या होता है? उससे साइज इंप्रूव होता है और लेंथ बढ़ती है। और फिर साथ ही साथ क्या कर लेंगे? हम इलेक्ट्रोफोर्सिस करके उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोर्सिस क्या होता है? यानी कि एज और पेज दो तरीके का होता है। पेज क्या होगा? पॉली एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्स, और एज यानी कि एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोर्सिस, यानी कि जो इलेक्ट्रोफोर्सिस है, ये एक किस्म से हम देखते हैं कि हमारा जो भी मटेरियल है, डीएनए है, फिर आरएनए है, उसका वेट कितना, उसके बेस पर मुझे अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक मेथड था, आइसोलेशन, फ्रेगमेंटेशन, क्लोनिंग, सेग्रीगेशन, PCR, इलेक्ट्रोफोर्सिस। तो नेक्स्ट है साइलेंट फीचर, यानी कि इसकी खासियत क्या थी, क्या हमें इससे फायदा होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि टोटल हमारे जो जिसके लिए हमने, यानी मेन हमारे जो गोल थे जीपी के, क्या वो हमारे गोल पूरे हुए? यानी कि वो हमारे के सारे गोल हैं जब पूरे हो गए, तो क्या क्या पता लगा? तो पहला क्या था? हमें पता लगाना था कि कुल कितने बेस पेयर हैं। तो पता लगा कि ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर। ठीक है, यानी कि करीबन कितना बनता है? 3.1 बिलियन। ठीक है, 3 बिलियन के करीब है जो हमारे पास बेस पेयर निकल के आते हैं। कितने टोटल बेस पेयर हैं? एवरेज जीन कंटेन
3000 बेस पेयर, यानी कि, और देखो पहले हमें ये पॉइंट देखना होगा कि टोटल कितने पता लगा कि कुल कितने जीनोम थे हमारी बॉडी में, वो हमें पता लगा कि कुल कितने थे, करीबन 30,000 के करीब। ठीक है, 30,000 टोटल जीनोम निकल के आए हमारी बॉडी में। ये भी हमारा मेन गोल था कि हम पता लगाएं कि ह्यूमन बॉडी में कुल कितने, या फिर पूरे के पूरे डीएनए में कितने जीन होते हैं। तो कितना पता लगा, हमारे पास 30,000 क्या है, हमारे पास जीन है। और वो सारे के सारे जीन 99.9% सब ऑल ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि एक जीन के पास करीबन एवरेज 3000 बेस पेयर होते हैं, पर ये यहां पर डिफरेंशिएट करता है विद देयर साइज, यानी कि अलग अलग साइज पे अलग अलग हमारे पास बेस पेयर, अलग अलग जीन का अलग अलग बेस पेयर संख्या होती है, पर एवरेज हम निकालते हैं कि 3000 के करीब हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि लार्जेस्ट जो जीन है उसके पास कितना करता है वो 2.4 मिलियन, यानी कि करीबन हमारे पास 24 लाख बेस पेयर अकेले सबसे बड़ा जीन है उसके पास है। पर हम एवरेज निकाल देते हैं कि कुल एवरेज है जो करीबन 3000 के करीब बेस पेयर कंटेन करता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ 50% जीनोम जीन्स अननोन, तो यहाँ पर करीबन 15,000 जीन का हमें फंक्शन ही नहीं पता कि वो क्या काम कर रहे हैं बॉडी में। ठीक है, वो अननोन है। द लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर प्रोटीन, कि कुल कितना भी जीनोम हमारे पास, यानी कि वो किसको कोड करता है, सिर्फ 2% ही उसका ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन हो पाता है। क्यों? क्योंकि क्या बात है, नेक्स्ट पॉइंट उसका आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि जीनोम रिपीटेड, यानी कि मैक्सिमम जीनोम हमारा क्या है, वो रिपीटेड है, यानी कि दोबारा से फिर वही सीक्वेंस आगे आ जाता है। रिपीट मतलब होता है डुप्लीकेशन हो रही है। ठीक है, कितना 100 टाइम टू 1000 टाइम, यानी कि एक एक इन्फॉर्मेशन की 100 से लेके 1000 गुणा तक वो रिपीटेशन हो रही है। इसलिए सिर्फ 2% ही हमारा जीनोम है जो वो किसको कोड कर पाता है, प्रोटीन को कोड करता है, फिर प्रोटीन बना पाता है। ठीक है, और क्या पता लगा, जो क्रोमोसोम कितने थे, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं, कुल 24। ठीक है, यानी कि 23 हमारे पास क्या है, पेयर में होंगे। तो कितने टोटल हम ये मान सकते हैं, 22 तो हमारे पास क्या होते हैं, ऑटोसोम, और 1 क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि मेल में वो XY और फीमेल में XX। यानी क्या पता लगा, 23 तो हो गया हमारे पास, 22 तो हो गए नॉर्मल, यानी कि टोटल कितने होते हैं, अगर ये हैप्लॉइड होंगे तो फिर ये मतलब डबलिंग हो जाएगी। वैसे तो हम मानते 22, और सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2, एक X और एक Y। तो टोटल कितने पास हो गया हमारे पास, क्योंकि फीमेल में तो ये डबल होता है। ठीक है, XX होता है, तो एक ही कंसिडर होगा, और मेल में कितने होते हैं, 2, यानी कि X और Y। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 24 हमारे पास क्रोमोसोम निकल के आते हैं। तो इसमें से हमें ये पता लगा कि जितने भी हमारे क्रोमोसोम हैं, उसमें से जो क्रोमोसोम 1 है उसके पास सबसे ज्यादा जीन है, कितने हैं, 2968, 2968 हमारे पास जीन है, किसमें, क्रोमोसोम नंबर 1 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में बहुत बार, कि आप नीट में भी पेपर आया हुआ है, ये क्वेश्चन नीट के पेपर में भी आया हुआ है। यानी क्या बताया गया है, क्रोमोसोम 1 है जिसके पास, या फिर कौन सा क्रोमोसोम सबसे ज्यादा जीन को कंटेन करता है, वो क्रोमोसोम 1, कितने, 2968। उसके बाद क्रोमोसोम Y है, सबसे कम जीन को कंटेन करता है, कितने, 231, 231 ही इसके पास क्या होते हैं, जीन होते हैं। नेक्स्ट है, यानी कि पूरे जीनोम में, यानी कि 14 लाख लोकेशंस ऐसी पता लगी हमें, 1.4 मिलियन ऐसी लोकेशन पता लगी जहां पर डीएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, वहां पर सिंगल बेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमें पता लगी, इससे पता लग सकता है कि हम डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस को पता लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी अगर बाहर से फोन पार्टिकल आकर बॉडी में इंजेक्ट हो रहा है, तो वो अपना डीएनए सीक्वेंस को यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड के साथ बेस पेयर यानी कि मैचिंग कर सकता है, उससे हमें डिजीज हो सकती है। या फिर हम ट्रेसिंग द इवोल्यूशनरी ह्यूमन हिस्ट्री, हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर पहले क्या क्या सीक्वेंस हो सकता था और उससे कौन सा फंक्शन हो सकता था, क्योंकि जब नया डीएनए बनेगा, नई डबल स्ट्रैंडेड होगी, तो उससे एक नया फंक्शन होगा, नया ट्रांसलेशन होगा। तो हम उससे पता लगा सकते हैं कि ट्रेसिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में पीछे क्या हुआ है, या फिर जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्या उनसे हमारी बॉडी में जो आज चेंज आ रहे हैं, क्या वो उनकी वजह से है, या फिर क्यों ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्या ये पहले डबल स्ट्रैंडेड थे, या फिर अगर पहले डबल स्ट्रैंडेड थे तो हो सकता है फ्यूचर में भी कुछ हमारे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वो सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट होगा। यानी कि हम इसे पता लगा सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, और साथ ही साथ डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस भी, यानी किन की वजह से हम बीमार होते हैं। ये हमारे पास मेन क्या थे, साइलेंट फीचर थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे हम मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना है, इसे हम मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोलते हैं। 13 साल का था ये प्रोजेक्ट टोटल, और ह्यूमन बायोलॉजी हिस्ट्री में सबसे लार्जेस्ट, यानी सबसे लॉन्गेस्ट क्या मानते हम इसे अपना प्रोजेक्ट मानते हैं। नियरली कॉस्ट इसकी कितनी आई थी, $9 बिलियन। तो ये हमारे पास आज का पॉइंट था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।
काफी आसान है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, पर पेपर में हर बार आता है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।